बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किस तरह के फिनोमेना जो हैं वो जनरेट होते हैं। और दूसरा फिर हमने ये भी देखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो आपसे एमसीक्यू के तौर पे डिस्कस कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। इससे प्रीवियसली स्टूडेंट आपको बताया है कि जब भी मैकेनिकल वेव मीडियम में से गुजरती है तो मैकेनिकल वेव के गुजरने की वजह से मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेस होते हैं। अब वो मीडियम के पार्टिकल जो डिस्प्लेस हो रहे हैं वो वेव की डायरेक्शन के अलोंग भी हो सकते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है, और वो मीडियम के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, जैसा कि ट्रांसवर्स वेव में होता है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर एक ही टाइम में एक ही मीडियम में टू और मोर देन टू वेव्स एक साथ गुजरे, तब जो मीडियम के पार्टिकल जो है वो किस तरह से डिस्प्लेस होंगे और तब मीडियम के पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालेंगे, ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये बताता है कि व्हेन एवर टू और मोर देन टू वेव्स passes through a medium simultaneously, then the net displacement of the medium particles can be obtained by obtaining vector sum of all the displacement caused by the individual waves। जैसे कि स्टूडेंट आपके सामने है, ये मेरे पास एक डायग्राम है, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है, इसमें ये फर्स्ट वेव है और ये जो है हमारे पास सेकंड वेव है। अब ये जो सेकंड वेव है इसका एम्पलीट्यूड है y2, इसकी वजह से जो मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं वो y2 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, और जो फर्स्ट वेव की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं वो y1 है। अब ये दोनों वेव साइमल्टेनियसली कुछ इस तरह से गुजरे कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे लाई करे, और इस पोजीशन से, इस अरेंजमेंट से, इस ओरिएंटेशन से ये मीडियम में से गुजरें, तो फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आएगी, दिस इज़ गोइंग टू बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट वेव। जो मीडियम में रिजल्टेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट या नेट पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, वो कैसे ऑब्टेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम सिंपली ऐड कर देंगे दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड हैं उनको। जैसे फर्स्ट वेव से एसोसिएटेड एम्पलीट्यूड y1 था तो सेकंड वेव से एसोसिएटेड एम्पलीट्यूड y2 है, इन दोनों को आप ऐड कर दें, ये हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा रिजल्टेंट वेव की केस में, या नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मीडियम के पार्टिकल्स का जब वो इन टू वेव्स के ज़रिए असर होंगे। इसी तरह ये ज़रूरी तो नहीं है कि वेव हमेशा या टू वेव्स हमेशा इसी ओरिएंटेशन से गुजरें या इस अरेंजमेंट से गुजरें। ये डायग्राम हमें कुछ डिफरेंट सिनेरियो एक्सप्लेन करिए, यानी एक ही मीडियम है, उसमें एक जो वेव है जिसका एम्पलीट्यूड y1 है वो कुछ इस तरह से डिस्प्लेस कर रही है मीडियम के पार्टिकल को, और दूसरी वेव वो पहली वेव के 180 फेज शिफ्ट पर मौजूद है। 180 फेज शिफ्ट का मतलब ये है कि उसके क्रस्ट के साथ हमारे पास फर्स्ट वेव के क्रस्ट के साथ सेकंड वेव का जो है वो ट्रफ लाई कर रहा है, और दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट मीडियम के पार्टिकल को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर नेट रिजल्टेंट वेव का कैसे एम्पलीट्यूड निकालना है, दोनों को ऐड करके। जब मैं दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट वेव बनेगी y1 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन चूंकि y1 यानी जो फर्स्ट वेव डिस्प्लेस कर रही है मीडियम के पार्टिकल को, जो सेकंड वेव कर रही है, बोथ आर ऑपोजिट, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर ये एम्पलीट्यूड सेम है जैसे कि हमारी बुक में केस है, तो इस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक किसी किस्म का कोई रिजल्टेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इन जनरल अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लिखना है तो हम कहेंगे द नेट डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द मीडियम पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन बाय जस्ट एडिंग ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स, यानी तमाम वेव्स ने जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स टू और मोर देन टू वेव्स ने कॉज किए हैं, उन तमाम इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को आप ऐड कर दें, वो जो नेट एडिशन का जो आंसर आएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट
एक तो आपसे ये बात डिस्कस की जा सकती है मैथमेटिकल फॉर्म कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, एमसीक्यू में ये बात डिस्कस हो सकती है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये बताता है कि जब भी दो वेव्स मिलती हैं तो टू वेव्स 3 डिफरेंट प्रोसेसेस मिलने पर जनरेट कर सकती हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें 3 तरह के प्रोसेसेस मिल सकते हैं, यानी टू वेव्स के मिलने पर हम 3 तरह के प्रोसेसेस ऑब्टेन कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द इंटरफेरेंस, यानी जब भी सुपरपोजिशन हो रही है टू वेव की तो हम इंटरफेरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो हमारे पास है बीट्स, यानी हमारे पास बीट्स बन सकते हैं जब भी टू वेव्स सुपरपोज करें एक दूसरे के साथ। एंड नंबर 3 इज़ द स्टेशनरी वेव्स, यानी जब भी दो वेव्स सुपरपोज कर रही हैं तो हमारे पास एज ए रिज़ल्ट स्टेशनरी वेव्स आ सकती हैं। अब इन तीनों प्रोसेसेस को वन बाय वन देखना है और ये तीनों प्रोसेसेस में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस कब होगी। वो कहते हैं इंटरफेरेंस तब बनती है व्हेन सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन कॉजेज इंटरफेरेंस। जब दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो तब जो है हमारे पास जो प्रोसेस होगा, जो फिनोमेना होगा, उसे इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सुपरपोजिशन पोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग सेम frequency traveling in the same direction, traveling in the same direction। जब दो ऐसी वेव जो सेम डायरेक्शन में जा रही हो और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो तब वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये 2 कंडीशंस जो हैं सुपरपोजिशन में वेव्स के लिहाज से कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब स्टूडेंट इंटरफेरेंस को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो इंटरफेरेंस में कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, हर दो मिलने वाली लाइट्स जो हैं जो सुपरपोज कर रही है वो इंटरफेरेंस प्रोमिनेंटली नहीं प्रोड्यूस करती या विजिबल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। तो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं, ये बातें भी आपको नोट करनी है, ये भी याद रखनी है, ये भी एमसीक्यू के लिहाज से या आपसे पूछी जा सकती है। नंबर 1, जो दो वेव्स सुपरपोज करें जो इंटरफेरेंस बनाएंगी सेम डायरेक्शन में, पहली कंडीशन ये है वो कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। कोहेरेंट वेव्स का मतलब ये है कि उन वेव्स के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है या तो वो ज़ीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों वेव्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस जो मिल रही हैं वो ज़ीरो हो या फेज़ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, तब हम कहेंगे वो मिलने पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंटरफेरेंस। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों वेव्स जो हैं वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि जो दो वेव सुपरपोज कर रही हैं और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करना चाहती हैं तो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए जो दोनों वेव्स मिल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। तीसरी चीज़, दोनों वेव्स का सेम मीडियम में होना या सेम मीडियम में ट्रैवल करना भी ज़रूरी है। सेम मीडियम होना चाहिए जिसमें दोनों वेव्स मूव कर रही हैं और एक दूसरे के साथ सुपरपोज कर रही है। तो ये 2 बातें और कंडीशंस जो हैं 3 पॉइंट्स, ये आपको एमसीक्यू के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। इंटरफेरेंस को ही अगर मैं एक्सटेंड करूं तो 2 तरह की इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड टाइप को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी दो वेव्स अगर सुपरपोज करें और इंटरफेरेंस बनाएं तो इंटरफेरेंस 2 तरह की मज़ीद बन सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वन बाय वन देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होती है कंस्ट्रक्ट, जिसमें वेव एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे को इन्हेंस करें, एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हेंस करें। सो ये बात याद रखिएगा, द इंटरफेरेंस इन विच वेव्स इन्हेंसेस ईच अदर, एक दूसरे को इन्हेंस करते हैं और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ग्रेटर आता है, क्रस्ट पे लाई करता है और ट्रफ पे लाई करता है, उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होती है जिसमें वेव्स
कैंसल ईच अदर्स इफ़ेक्ट। जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट है, कैंसल ईच अदर्स इफ़ेक्ट्स। तो वेव्स एक दूसरे के अगर इफ़ेक्ट्स को कैंसिल कर रहे होंगी तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने की कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर जो पाथ डिफरेंस है दो वेव्स के दरमियान वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, जिसे मैं एन लैम्डा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जो एन है इसकी वैल्यू क्या है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस वो क्या हो, 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो या सो ऑन, तब जो दो वेव्स मिलेगी उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये बात हमसे एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है और इसी बात को मैं फेज़ डिफरेंस से भी रिलेट करूँगा। देखें, ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो फेज़ डिफरेंस। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपने पाथ डिफरेंस से फेज़ डिफरेंस में जाना है तो मैं इसका आसान तरीन मेथड बताता हूँ। देखें, आपने करना ये है कि 1 लैम्डा को याद रखें, दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन इन फेज़। यानी 1 लैम्डा जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। 1 साइकिल में 360 डिग्री या 2 पाई, तो जहाँ पे भी लैम्डा आपने 2 पाई रेडियन पुट कर देना है। आप पाथ डिफरेंस से फेज़ डिफरेंस में चले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई। यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई। और यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 पाई। तो ये हमारे पास फेज़ डिफरेंस की कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये बात भी आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है। नाउ स्टूडेंट, अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें और ये देखें कि कंडीशन क्या है, दो वेव्स के दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, फिर बोल रहा हूँ, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। एक तरीका इसको लिखा जाने का ये भी है और एक तरीका ये भी है, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। इसको मैं मज़ीद अगर एलेबोरेट करूँ, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ का मतलब है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो या 5 लैम्डा बाई 2 हो, सो ऑन, तो तब हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसी को अगर मैं फेज़ डिफरेंस की फॉर्म में इस कंडीशन को लिखूं तो मैंने अभी आपको बताया लैम्डा की जगह आप 2 पाई पुट कर दें, लैम्डा की जगह 2 पाई पुट करेंगे, 2 2 से कैंसिल, तो फेज़ डिफरेंस पाई आ जाएगा, यहाँ पर 3 पाई आ जाएगा और यहाँ पे 5 पाई आ जाएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी द condition for the phase difference in case of destructive interference. So these are the points related to the interference जो आपको याद रखने हैं, जो आपको एमसीक्यू के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। ये है वो फर्स्ट फिनोमिना जो वेव्स की सुपरपोजिशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सेकंड प्रोसेस की तरफ जाते हैं विच इज़ बीट्स। सो बीट्स कैसे बनते हैं,
और इसी बात वेव्स मिल रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी वेव्स आ सकती हैं। देखिए हर दो मिलने वाली लाइट्स जो हैं जो सुपरपोज कर रही है वो इंटरफेरेंस प्रोमिनेंटली नहीं प्रोड्यूस करती या विजिबल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, तो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व प्रोड्यूस करती या विजिबल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। तो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं, ये बातें भी आपको देखिए सुपरपोजिशन ऑफ पूछे जा सकते हैं। ये है वो फर्स्ट फिनोमेना जो वेव्स की सुपरपोजिशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सेकंड प्रोसेस की तरफ जाते हैं विच इज़ बीट्स। सो बीट्स कैसे बनते हैं, हमारी बुक हमें ये बताती है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो जब दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब जो हमारे पास जो सुपरपोजिशन होती है उसे बीट्स का नाम देते हैं। तो ये बात आप लिखेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है स्लाइटली फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन। अगर दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो उनके मिलने से बीट्स बनते हैं। बीट्स एक्चुअली क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड है, यानी दो वेव्स मिलेंगी, कभी आपको ऊंचा साउंड सुनाई देगा या कभी आपको मध्यम साउंड सुनाई देगा, ऐसे फ्लक्चुएशंस सुनाई देगी। जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो अगर दो साउंड वेव्स हैं तो वो एकदम से ऊंचा साउंड सुनाई देंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और साउंड वेव्स हैं तो आपको नो साउंड जो है वो सुनाई देगा, किसी किस्म का कोई साउंड आपको नहीं सुनाई देगा, जैसे कि साइलेंट जोन में होता है। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि साइलेंट जोन जो है वहाँ पर एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव्स कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। लेकिन बीट्स में क्या होता है, जब दो वेव्स मिलती हैं हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो आपको साउंड सुनाई देगा, फिर आपको साउंड कम सुनाई देगा, फिर साउंड सुनाई देगा, फिर मध्यम हो जाएगा। ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ लाउडनेस आप सुनते हैं वो है बीट्स। अच्छा, अब बीट्स से रिलेटेड हमारी बुक हमें ये बताती है कि हमने दो जो है वो सोर्सेज लेने हैं, जैसे कि ट्यूनिंग फोक्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और एक की स्लाइटली डिफरेंट है, जिसके एक प्रोंग को आप मैसिव करके उसे फ्रीक्वेंसी को स्लाइटली डिफरेंट करते हैं और दोनों को से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो मिलती हैं तो आपको फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड सुनाई देते हैं। तो ये बीट्स कहलाते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, बीट फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन ये करते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, दिस इज़ नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। ये बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और बीट फ्रीक्वेंसी को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, अगेन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, n प्लस माइनस n लिख सकते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू f1 माइनस f2, यानी दोनों जो साउंड वेव है अगर बात कर रहे हैं तो दोनों साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो नंबर ऑफ़ बीट्स पर सेकेंड आपको प्रोवाइड करेगा। और एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर दो साउंड वेव्स जो बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ग्रेटर दैन 10 हो तो आप बीट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बीट वी शुड यूज़ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ टू साउंड्स लेस दैन 10 हर्ट्ज़। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम बीट्स को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर सकें, सो हमें जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो हम लेस देन 10 हर्ट्ज़ रखेंगे। सो आप लिखेंगे यहाँ पर डिटेक्टेबल बीट्स, यानी ऐसे बीट्स जिन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी क्या कंडीशन है। सो डिटेक्टेबल बीट्स के लिए ये ज़रूरी है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो दोनों साउंड्स के दरमियान वो लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज़ हो। दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट जो लास्ट हिस्सा है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें दो वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं वो है स्टेशनरी वेव्स। अब ये जो स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट है इसे स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, यानी इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है व्हेन टू वेव्स having same frequency traveling in opposite direction superposed with each other then they form the stationary wave। तो ये पॉइंट जो है वो आप लिख लें कि when two waves having
having same frequency traveling in opposite direction। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तो तब उनकी सुपरपोजिशन से जो फिनोमेना बनता है उसे स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एंड वेव शुड ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नंबर 1 यहाँ पे क्या था, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है एंड वेव ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सो ये वो कुछ टर्म्स हैं जो आपको स्टेशनरी वेव से रिलेटेड याद रखनी है। स्टेशनरी वेव को हमने डिटेल से अभी डिस्कस करना है। सो ये स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछता है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, वो कहता है व्हाट इज एडिड व्हेन टू वेव्स सुपरइम्पोज। हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा है और उसमें हमने देखा है कि जो नेट वेव आती है, रिजल्टेंट वेव आती है, वो कैसे आती है, हम इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते हैं जिससे रिजल्टेंट वेव बनती हैं। और जो मैथमेटिकल फॉर्म अभी लेक्चर में भी आपको मैंने बताई वो कुछ इस तरह से थी कि रिजल्टेंट वेव वो इंडिविजुअल वेव्स के जो एम्पलीट्यूड्स हैं जो मीडियम के पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको ऐड करने से नेट वेव या नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि हम एम्पलीट्यूड को ऐड करते हैं, अल्फा इज़ द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच पैरामीटर गेट इफेक्टेड आफ्टर सुपरपोजिशन।
सुपरपोजिशन से कौन सा पैरामीटर इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट? अभी आपको सुपरपोजिशन के बारे में मैंने बताया कि सुपरपोजिशन जब भी दो वेव्स करेंगी तो एम्पलीट्यूड इफ़ेक्ट होगा, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है रिजल्टेंट वेव का और कम भी हो सकता है। इसके अलावा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या डायरेक्शन वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड पे इफ़ेक्ट आएगा सुपरपोजिशन की वजह से। जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बीटा है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कहता है व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन सुपरपोज विद ईच अदर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, ग्राफ शोज ऑन CRO ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी। देखिए, अगर दो ऐसी वेव्स हैं, आइडेंटिकल वेव्स हैं, सिमिलर एम्पलीट्यूड पोजेस कर रही हैं और वो 180 डिग्री पे एक दूसरे के साथ सुपरपोज करती हैं, तो अगर मैं इसकी वेव फॉर्म बनाऊं तो वो कुछ वेव फॉर्म इस तरह से बनेगी कि वी हैव टू वेव्स विच आर सुपर इम्पोजिंग ईच अदर, और एक दूसरे के साथ सुपरपोज हो रही है एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिल रहा है। तो अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड y1 है तो सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड y2 है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब मैं इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को ऐड करूँगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वेव के साथ, फर्स्ट वेव को ऐड करूँगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो, यानी नो नेट रिज़ल्ट आएगा। और CRO की स्क्रीन पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो मिलेगा, यानी किसी किस्म की कोई एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो रिजल्टेंट आएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ग्राफ एक्चुअली स्ट्रेट लाइन
graph with no amplitude, beta is the right option. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी स्टूडेंट लेक्चर के दौरान मैंने आपको बताया दो वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब इंटरफेयर शो करती हैं जब उनके दरमियान पाथ डिफरेंस और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ हो, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं n+12 इंटू लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस को लिखने का तरीका है, कंडीशन है, सो अल्फा इज़ द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, ये भी हमने बीट फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बात की थी कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज। f1 माइनस f2 भी लिखा जा सकता है और f2 माइनस f1 भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड होते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ द टू वेव्स या सोर्सेज के इक्वल होगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कहता है टू ट्यूनिंग फोक ए एंड बी प्रोड्यूस 10 बीट्स पर सेकेंड व्हेन and sounded together. One slightly loading fork A with a little wax, it was observed that 15 beats are heard per second. If the frequency of fork B is 480 Hz, what is the frequency of fork A before it was loaded? तो आपने ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ए की क्या है उस पर वैक्स की लोडिंग करने से पहले। इस सिचुएशन को हम समझते हैं, हमारे पास टू ट्यूनिंग फोक हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्यूनिंग फोक है ए और ये है बी। अब बी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 480 हर्ट्ज़। अभी आपने ए जो ट्यूनिंग फोक है इसकी फ्रीक्वेंसी को आपने इसके किसी भी प्रोंग को वो लोड नहीं किया, तो जब आपने इन दोनों से बीट्स प्रोड्यूस किए तो हमें कितने बीट्स मिले, 10 बीट्स पर सेकंड मिले। ठीक है, अब सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से पहले ए की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको ये समझाया कि एफ ए माइनस एफ बी दैट इज़ एक्चुअली प्लस माइनस एन के इक्वल है। यहाँ से आप एफ ए निकालें तो एफ बी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एफ बी प्लस माइनस एन। अब एफ बी कितना है हमारे पास 480, जब आप इसमें और एन की वैल्यू कितनी है 10, तो एक बार जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 490 हर्ट्ज़, और एक बार जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 470 हर्ट्ज़। ठीक है, 480 इंडिविजुअल वैल्यू थी। अब इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी उस ट्यूनिंग फोक की बिफोर इट वाज लोडेड, यानी लोड करने से पहले क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सो स्टूडेंट हमारे पास अब ये दो आंसर आ गए हैं। फ्रीक्वेंसी एक 490 हर्ट्ज़ और दूसरा 470 हर्ट्ज़। अभी मैंने ए के किसी भी प्रोंग को लोड नहीं किया। अच्छा, अब वो कहता है कि जब हम लोड कर लेते हैं ए के किसी एक प्रोंग को तो बीट फ्रीक्वेंसी 10 से बढ़कर वो 15 हर्ट्ज़ हो जाती है, यानी बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है आफ्टर लोडिंग। अच्छा, इस ए की फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज़ ही होनी है लोडिंग के बाद, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी
और उसका जो डिफरेंस है बी के लिहाज से वो बढ़ना चाहिए। अब अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये राइट ऑप्शन है 490, तो आप ये देखें जब मैं लोड करूँगा तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ होने से इसका और बी की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तो कम होगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नहीं, तो लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब राइट ऑप्शन जो है वो ये ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे लोड करूँगा तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब ये फ्रीक्वेंसी कम होगी, फॉर एग्जांपल ये होगी 465 हर्ट्ज़। जब ये 465 हर्ट्ज़ होगी तो इसका यानी लोडिंग के बाद फ्रीक्वेंसी और बी का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होगा और बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो अल्फ़ा है 470 हर्ट्ज़। तो कम होगी, ऑप्शन है 490। तो आप ये देखिए जब मैं लोड करूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये राइट ऑप्शन है 490। तो आप ये देखिए जब मैं लोड करूँगा तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ होने से इसका और बी की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तो कम होगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नहीं, तो लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब राइट ऑप्शन जो है वो ये ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे लोड करूँगा तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब ये फ्रीक्वेंसी कम होगी, फॉर एग्जांपल ये होगी 465 हर्ट्ज़। जब ये 465 हर्ट्ज़ होगी तो इसका यानी लोडिंग के बाद फ्रीक्वेंसी और बी का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होगा और बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो अल्फ़ा है 470हर्ट्ज़।
बिस्मिल्लाह। तो 3 लैम्डा आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द